इस संविधान की जितनी भी प्रतिरक्षा की जा सकती थी उतनी प्रतिरक्षा मेरे मित्र श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और श्री टी कृष्णमाचारी ने की है। अतः इस संविधान के गुणों के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निसंदेह बुरा हो जाता है। संविधान का क्रियाकरण पूर्णतया संविधान के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों के लिए व्यवस्था कर सकता है। राज्य के इन अंगों का क्रियाकरण जिन पर निर्भर करता है वह जनता और उनके द्वारा स्थापित किए गए राजनीतिक पक्ष है, जो उनकी इच्छा और नीति का पालन करने के साधन होते हैं। यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके पक्ष किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? क्या वे अपने परिजनों को सिद्ध करने में संवैधानिक साधनों को काम में लेंगे या वे क्रांतिकारी साधनों को अधिमान देंगे? यदि वे क्रांतिकारी साधन अपनाते हैं तो चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, यह कहने के लिए किसी देवदूत की आवश्यकता नहीं है कि वह असफल होगा। अतः इस संविधान पर बिना इस निर्देश के कि जनता और पक्ष किस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाएंगे, कोई निर्णय देना व्यर्थ है। इस संविधान की निंदा अधिकतर दो क्षेत्रों से की जाती है, साम्यवादी पक्ष द्वारा और समाजवादी पक्ष द्वारा। वे क्यों इस संविधान की निंदा करते हैं? क्या इसलिए कि यह संविधान वास्तव में खराब है? मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि नहीं है। साम्यवादी पक्ष श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत पर आरूढ़ संविधान चाहते हैं। वे संविधान की इस कारण निंदा करते हैं कि यह संविधान लोकतंत्र पर आधारित है। समाजवादी दो बातें चाहते हैं। पहली बात जो वे चाहते हैं कि वह यह है कि यदि उनके हाथ में शक्ति आ जाएगी तो बिना प्रतिकर दिए सारी निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण करने या सामाजिकरण करने की स्वतंत्रता संविधान द्वारा उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरी बात, समाजवादी यह चाहते हैं कि संविधान में वर्णित मूलाधिकार निरपेक्ष तथा बिना किसी परिसीमा के होने चाहिए, जिससे कि यदि उनके पक्ष के हाथ में शक्ति आ जाए तो उन्हें आलोचना करने के लिए ही नहीं, अन्य राज्य को उलटने तक के लिए भी पूरी आज़ादी मिल जाए। यही मुख्य बातें हैं जिनके आधार पर इस संविधान की निंदा की जाती है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत ही राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि बिना प्रतिकार संपत्ति अर्जन न करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि इसकी अवहेलना ही नहीं की जा सकती है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मूलाधिकार कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता और उन पर जो परिसीमा लगाई गई है उनको कभी नहीं उठाया जा सकता। हाँ, मैं यह अवश्य कहता हूँ कि इस संविधान में जो सिद्धांत निहित है वे इस वर्तमान पीढ़ी के विचार हैं, और यदि आप इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति समझें
तो मैं यह कहूँगा कि ये संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं। तो फिर इनको संविधान में निहित करने के लिए मसौदा समिति को दोष क्यों? और फिर मैं तो यह कहता हूँ, संविधान सभा के सदस्यों को भी दोष क्यों? महान अमेरिका निवासी राजनीतिज्ञ जेफरसन ने, जिसने अमेरिका के संविधान निर्माण कार्य में प्रमुख कार्य किया, कुछ बड़े गंभीर विचार व्यक्त किए हैं जिनकी उपेक्षा संविधान बनाने वाले कभी नहीं कर सकते। एक स्थल पर उन्होंने कहा है, बहुमत की इच्छा से अपने आप को किसी बंधन में डालने के लिए एक विशिष्ट राष्ट्र के रूप में हम प्रत्येक पीढ़ी को मान सकते हैं, पर वर्तमान पीढ़ी किसी भी अनुवर्ती पीढ़ी को किसी अन्य देश के निवासियों से अधिक बंधन में नहीं बांध सकती है। एक और अन्य स्थल पर उन्होंने कहा है, राष्ट्र के उपयोग के लिए स्थापित संस्थाओं को उनके उद्देश्यों के अनुरूप बनाने तक के लिए भी न छुआ जा सकता है और न उनमें रूप भेद किया जा सकता है, क्योंकि जनता के लिए न्याय के रूप में उनके प्रबंध करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं उनमें अधिकार निष्कारण मान लिए जाते हैं। यह विचार संभव है कि एक शासक के दुरुपयोग से बचने के लिए कल्याणकारी हो, पर स्वयं राष्ट्र के लिए ये बड़े मूर्खतापूर्ण है। फिर भी हमारे वकील और पुजारी इसी सिद्धांत का विचार करते हैं और मान लीजिए कि पूर्ववर्ती पीढ़ी का आधार हमसे अधिक सुदृढ़ था, उसे हम पर विधियों के आरोपण करने कर अधिकार था जो हमारे लिए अपरिवर्तनीय है, और उसी प्रकार से हम भावी पीढ़ियों के लिए विधि बना सके और उन पर भार डाल सके जिनमें परिवर्तन करने का उन्हें अधिकार न हो तो ठीक है। यह संसार मृतकों का है और जीवन जीवन नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ कि जेफरसन ने जो कुछ कहा है वह केवल सत्य ही नहीं परम सत्य है। इस पर कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। जेफरसन द्वारा निर्धारित इस सिद्धांत का यदि संविधान सभा पालन न करती तो वह अवश्य ही दोष ही का नहीं वन निंदा का पात्र होती। पर मैं पूछता हूँ कि क्या वह दोष का पात्र है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए केवल संविधान के संशोधन संबंधी उपबद्धों का ही परीक्षण करना है। जनता को संविधान में संशोधन करने का अधिकार न देकर, जैसा कि कनाडा में है, या संविधान के संशोधन को असाधारण बंधों और शर्तों की पूर्ति न के अधीन रहकर, जैसा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। सभी ने इस संविधान पर अपनी अंतिम अच्युतता की मुहर लगाने का काम करने से अपने आप को रोका ही नहीं, वरन इस संविधान के संशोधन करने की एक बड़ी सुविधाजनक प्रक्रिया बंधित की है। इस संविधान के किसी भी आलोचक को मैं यह चुनौती देता हूँ कि वह यह सिद्ध करे कि संसार में कहीं भी किसी संविधान सभा ने उन परिस्थितियों में जिनमें यह देश फंसा हुआ है, संविधान के संशोधन के लिए इतनी सुविधाजनक प्रक्रिया उपबंधित की हो। जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट हैं, उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है, और यदि वे वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते
तो यह नहीं समझा जा सकता कि यह जन साधारण उनके असंतोष में उनका साथ दे रहा है। संवैधानिक अर्थ की केवल एक ही बात है जिनका मैं निर्देश करना चाहता हूँ। इस बात की बड़ी शिकायत की गई है कि केंद्रीयकरण बहुत अधिक है और राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं जैसी कर दी है। यह स्पष्ट है कि यह विचार केवल अतिशयोक्ति ही नहीं बल्कि यह इस बात के प्रति मिथ्या धारणा पर भी आधारित है कि संविधान यथार्थ रूप में किन किन बातों के लिए प्रयास करता है। केंद्र और राज्यों में परस्पर संबंध के विषय में उस मूलाधिकार का ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह संबंध निर्भर करता है। फेडरल शासन पद्धति का यह मूलभूत सिद्धांत है कि विधायी और कार्यपालिका अधिकार का विभाजन केंद्र और राज्यों में केंद्र द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा नहीं होता, स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। यही यह संविधान करता है। हमारा संविधान के अधीन राज्य अपनी विधायी और कार्यपालिका अधिकार के लिए किसी प्रकार से भी केंद्र पर आश्रित नहीं है। इस विषय में केंद्र और राज्यों की स्थिति समान है। यह अनुभव करना कठिन है कि ऐसे संविधान को केंद्रवादी किस प्रकार कहा जा सकता है। यह हो सकता है कि विधायी तथा कार्यपालिका प्राधिकार के प्रवर्तन के लिए केंद्र को जितना क्षेत्र किसी अन्य फेडरल संविधान में दिया गया है उससे अधिक क्षेत्र का संविधान में दिया गया हो। यह हो सकता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हो और राज्यों को न दी गई हो। पर फेडरल शासन पद्धति की मुख्य बातें ये नहीं है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, फेडरल शासन पद्धति की मुख्य बात यह है कि संविधान द्वारा केंद्र और एककों में विधायी तथा कार्यपालिका प्राधिकार का विभाजन हो। यह सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है। इनमें कोई भ्रम हो ही नहीं सकता। अतः ये कहना गलत है कि राज्य केंद्र के अधीन रख दिए गए हैं। केंद्र अपनी स्वेच्छा से उस विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, न अन्य न्यायपालिका कर सकती है। यह ठीक ही कहा गया है। न्यायालय रूप भेद कर सकते हैं, पर वे एक के स्थान में दूसरी बात नहीं कर सकते हैं। नए तर्कों के रूप में वे पहले निर्वाचनों का पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं। नए दृष्टिकोण उपस्थित किए जाते हैं। सीमा तक दशाओं में विभाजन पंक्ति को इधर उधर कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे अविरोध है जिनको वे पार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से सौंपी हुई शक्तियाँ का वे पुनर्गठन नहीं कर सकते। वर्तमान शक्तियों की वे एक व्यापक रूप योजना दे सकते हैं, पर किसी प्राधिकार को स्पष्ट रूप में दी गई शक्ति को वे किसी अन्य प्राधिकार को नहीं सौंप सकते। अतः केंद्रीयकरण के संबंध में लगाया गया प्रथम अभियोग जो फेडरेशन को निर्मूल करता है सिद्ध नहीं होगा। दूसरा अभियोग यह है कि केंद्र को राज्यों पर अतिक्रमण करने का अधिकार किया गया है। इस अभियोग को स्वीकार कर लेना चाहिए, पर इन अतिक्रमणकारी शक्तियों के होने के कारण इस संविधान की निंदा करने से पूर्व कुछ बात पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह है कि ये अतिक्रमणकारी शक्तियाँ इस संविधान का शांतिकालीन रूप नहीं है। इसका प्रयोग और प्रवर्तन स्पष्ट रूप से केवल आपात के लिए ही सीमित है। दूसरी बात यह है, क्या हम आपात हो जाने पर केंद्र को अतिक्रमणकारी शक्ति देने का वर्जन कर सकते थे? जो लोग आपात में भी केंद्र को इन
अतिक्रमणकारी शक्तियों के देने के औचित्य को स्वीकार नहीं करते हैं। वे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय के मूल में जो समस्या है उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं रखते। द राउंड टेबल प्रसिद्ध पत्रिका के दिसंबर 1935 के अंक में एक लेखक ने इस समस्या को स्पष्ट रूप में दिया है और इसके निम्नलिखित उदाहरण को उद्धृत करने के लिए मुझे क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं है। लेखक कहता है, राजनीतिक पद्धतियाँ अंततः इस प्रश्न पर निर्भर करती हुई कि किसके प्रति या किस प्राधिकारी में नागरिक निष्ठा रखे, अधिकार और कर्तव्य की एक गुत्थी है। शांति काल में यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि विधि सरलता पूर्वक कार्यान्वित होती रहती है और व्यक्ति कुछ विषयों में एक प्राधिकारी की और कुछ में किसी अन्य प्राधिकारी की आज्ञा का पालन करता हुआ अपना कार्य करता चला जाता है। पर संकट काल में हो सकता है कि प्राधिकार विषयक दावों में संघर्ष हो जाए और उस समय यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः निष्ठा का विभाजन नहीं हो सकता है। निष्ठा का यह वाद हेतु इस अंतिम रूप में किसी न्याय मंडल के विधि निर्वचन द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता है। विधि को तथ्य के अनुरूप होना चाहिए और यही विधि का दोष है। जब इन सब बातों को दूर कर दिया जाता है तो केवल यह प्रश्न रह जाता है कि कौन प्राधिकारी नागरिक की अविशिष्ट निष्ठा का अधिकारी है, केंद्रीय अधिकारी है या संघटक राज्य। इस समस्या का हल इसी प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है कि इस समस्या पर सारभूत प्रश्न है। इसमें संदेह नहीं हो सकता है कि जनता के एक विशाल भाग की सम्मति के अनुसार आपातकाल में नागरिक की अविशिष्ट राज्य भक्ति केंद्र के प्रति होनी चाहिए, न कि संघटक राज्य के प्रति, क्योंकि केंद्र ही सार्वजनिक लक्ष्य के लिए तथा समूचे देश के सामान्य हित के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। आपातकाल में प्रयोग करने के लिए केंद्र को कुछ अतिक्रमणकारी शक्तियाँ देने की पक्ष में यह प्रमाण है और फिर इन आपात शक्तियों द्वारा संघटक राज्यों पर क्या आभार डाले जाते हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं कि आपात में अपने स्थानीय हितों के साथ साथ समूचे राष्ट्र की सम्मति और हितों का भी विचार किया जाए। केवल वही लोग इसके प्रति शिकायत कर सकते हैं जिन्होंने इस समस्या को समझा नहीं है। यह मैं अपना भाषण समाप्त कर देता, पर मेरा मस्तिष्क अपने देश के भविष्य विषयक विचारों में इतना पूर्ण है कि मैं यह अनुभव करता हूँ कि इस अवसर पर इस विषय पर मैं अपने विचारों को व्यक्त करूँ। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। उसकी स्वाधीनता का क्या परिणाम होगा? क्या यह अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकेगा या उसको फिर खो देगा? मेरे मन में सर्वप्रथम यह विचार आता है कि यह बात नहीं है कि भारत कभी स्वाधीन न हो रहा हो। बात यह है कि एक बार वह पाई हुई स्वाधीनता को खो चुका है, क्या वह दोबारा भी उसे खो देगा? यही वह विचार है जिसके विषय में भविष्य के प्रति मैं बहुत चिंतित हूँ। जो तथ्य मुझे बहुत परेशान करता है वह यह है कि भारत ने पहले एक बार अपनी स्वाधीनता खोई ही नहीं, वरन अपने ही कुछ लोगों की कृतज्ञता तथा फूट के कारण वह स्वाधीनता आई गई हुई। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण करते समय दाहर राजा के सेनापति ने मोहम्मद बिन कासिम के अभिकर्ताओं से घूस ले ली
और अपने राजा की ओर से युद्ध करने से मना कर दिया गया। वह जयचंद था जिसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए निमंत्रण दिया और अपनी तथा सोलंकी राजाओं की सहायता का वचन दिया। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए युद्ध कर रहा था, उस समय अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल बादशाहों की ओर से युद्ध कर रहे थे। जब अंग्रेज सिख शासकों को मिटाने में लगे हुए थे, सिखों का मुख्य सेनापति गुलाब सिंह चुपचाप बैठा रहा और सिख राज्य को बचाने की में सहायता न की। 1857 में जब भारत के एक विशाल भाग ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता के संग्राम की घोषणा की तो मूक दर्शकों की भांति सिख खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। क्या इसी इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? इस विचार से मैं चिंतित हूँ। इस तथ्य के कारण कि जाति और मत मतांतर के रूप में हमारे प्राचीन दुश्मनों के साथ साथ हम विरोधी राजनीतिक मत मतांतर के आधार पर कई राजनीतिक पक्ष बनाते चले जा रहे हैं। यह चिंता और भी अधिक उग्र रूप धारण कर लेती है। क्या भारतीय मत मतांतरों को देश से श्रेष्ठ मानेंगे या देश को मत मतांतरों से श्रेष्ठ मानेंगे? मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, पर यह सत्य है कि यदि ये पक्ष मत मतांतरों को देश से श्रेष्ठ मानते हैं तो हमारी स्वाधीनता फिर संकट में पड़ जाएगी और संभवतः सदैव के लिए हाथ से जाती रहेगी। इस संकट से हम सबको दृढ़ होकर रक्षा करनी चाहिए। अपने खून की एक अंतिम बूंदों से अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत एक लोकतंत्रात्मक देश होगा। इसका यह अर्थ है कि उस दिन से भारत में जनता द्वारा जनता की सरकार होगी। वही विचार फिर मेरे मस्तिष्क में आता है। उसके इस लोकतंत्रात्मक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसकी रक्षा कर सकेगा या इसको फिर से खो देगा? यह दूसरा विचार है जो मेरे मन में उत्पन्न हो रहा होता है और मुझे पहले विचार की भांति व्यथित करता है। यह बात नहीं है कि भारत लोकतंत्र को जानता ही न था। एक समय था जब भारत गणराज्यों से सुसज्जित था और जहाँ राजा थे वहाँ भी या तो वे निर्वाचित होते थे या उनके अधिकार सीमित रहते थे। उनको परमाधिकार प्राप्त न थे। यह बात नहीं है कि भारत संसद या संसदीय प्रक्रिया से परिचित न था। बौद्ध भिक्षु संघ के अध्ययन से विदित होता है कि केवल संसद ही नहीं था, संघ संसद के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते थे। वन आधुनिक युग से संसदीय प्रक्रिया के जितने भी नियम हैं उन सब से ये संघ परिचित थे। उसके यहाँ बैठने के प्रबंध संबंधी नियम, प्रस्ताव, संकल्पों, गणपूर्ति, उन्मादक, मतगणना, शलाका का द्वारा मतदान, अविश्वास प्रस्ताव, व्यवस्था, पहले निर्णय हुए अभियोग इत्यादि संबंधी नियम थे। यद्यपि बुद्ध इन नियमों को संघ की बैठकों में लागू करते थे, पर
उन्होंने इन नियमों को देश की तत्कालीन राजनीतिक सभाओं के प्रचलित नियमों में से लिया होगा। भारत से यह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था मिट गई। क्या वह फिर इस व्यवस्था को मिटा देगा? मैं नहीं जानता। पर भारत जैसे देश में जहाँ लोकतंत्र के एक दीर्घकाल के अप्रयुक्त रहने से यह एक नई सी वस्तु समझी जाती है, संभवतया लोकतंत्र के स्थान में तानाशाही के होने का संकट वर्तमान है। यह बहुत कुछ संभव है कि यह नवजात लोकतंत्र अपना स्वरूप बनाए रखे, पर वास्तव में अपने स्थान में तानाशाही की स्थापना कर दे। यदि कोई दुर्घटना होती है तो दूसरी संभावना के साकार होने की अधिक आशा है। यदि हम लोकतंत्र को केवल रूप में ही नहीं यथार्थ में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचारानुसार सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम संवैधानिक रीतियों को दृढ़तापूर्वक अपनाएं। इसका अर्थ यह है कि क्रांति की निर्मम रीतियों का हम परित्याग करें। इसका अर्थ यह है कि सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह की रीति का हम परित्याग करें। आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कोई मार्ग न रहे तब तो इन असंवैधानिक रीतियों का अपनाना बहुत कुछ रूप में न्यायपूर्ण हो सकता है। पर जब संवैधानिक रीतियों का मार्ग खुला है कि इन असंवैधानिक रीतियों का अपनाना कभी न्यायसंगत नहीं हो सकता। ये रीतियाँ अराजकता के सूत्रपात्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और जितना शीघ्र इसका परित्याग किया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। दूसरी बात जो हमें करनी है वह यह है कि हम उस सावधानी को बरतें जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने उन सब को बरतने के लिए कहा है जो लोकतंत्र को बनाए रखने में रुचि रखते हैं। वह यह है कि किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपने स्वातंत्र्य को चढ़ा न दे या उससे वे शक्तियाँ न सौंपे जो उसे कहीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे। महान व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की हो, कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, पर कृतज्ञता की भी सीमा है। आयरलैंड के देशभक्त डोनियल ओ कोनेल ने उस समय उस विषय में यह ठीक ही कहा है, अपने सम्मान को खोकर कोई पुरुष कृतज्ञ नहीं हो सकता, अपने सतीत्व को खोकर कोई स्त्री कृतज्ञ नहीं हो सकती, और अपने स्वातंत्र्य को खोकर कोई राष्ट्र कृतज्ञ नहीं हो सकता। किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत के लिए यह चेतावनी अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे भक्ति मार्ग या वीर पूजा कहा जाता है, उसका भारत की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान है जितना किसी अन्य देश की राजनीति में नहीं है। धर्म में भक्ति आत्म मोक्ष का मार्ग हो सकता है, पर राजनीति में भक्ति या वीर पूजा पतन तथा तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। तीसरा काम जो हमें करना है वह यह है कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए।
अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का यह रूप भी देना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में अभिज्ञाता है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व के इस सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक मंदों के रूप में नहीं समझनी चाहिए। इन तीनों को मिलकर एक इस प्रकार का संयुक्त रूप बनता है कि एक का दूसरे से विच्छेद करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल करना है। स्वातंत्र्य को समता से पृथक नहीं किया जा सकता, समता को स्वातंत्र्य से पृथक नहीं किया जा सकता, और न स्वातंत्र्य या समता को ही बंधुत्व से पृथक किया जा सकता। समता विहीन स्वातंत्र्य से अनेक व्यक्तियों पर प्रभुत्व का प्रादुर्भाव होगा। स्वातंत्र्य विहीन समता व्यक्तिगत उपक्रम का ह्रास करेगी। बंधुत्व के बिना स्वातंत्र्य और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। उसको प्रवृत्त करने के लिए सिपाही की आवश्यकता है। यह तथ्य स्वीकार करते हुए हमें कार्यारंभ करना चाहिए कि भारतीय समाज में दो बातों का पूर्णतया अभाव है। इनमें से एक समता है। सामाजिक स्तर पर हमारे भारत में हमारा एक ऐसा समाज है जो क्रमानुसार निश्चित असमता के सिद्धांत पर आश्रित है, जिसका अर्थ कुछ व्यक्तियों की उन्नति और कुछ का पतन है। आर्थिक स्तर पर हमारा एक ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोग ऐसे ही जिसके पास अतुल संपत्ति है और कुछ ऐसे हैं कि निर्धनता में जीवन बिता रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन में हम समता का व्यवहार करेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमता का। राजनीति में हम एक व्यक्ति के लिए एक मत और एक मत का एक ही मूल्य के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण एक व्यक्ति का एक ही मूल्य के सिद्धांत का हम खंडन करते हैं और खंडन करते रहेंगे। इन विरोधी भावना से परिपूर्ण जीवन को हम कब तक बिताते चले जाएंगे? यदि हम इसका बहुत काल तक खंडन करते रहेंगे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डाल देंगे। हमें इस विरोध को यथासंभव शीघ्र ही मिटा देना चाहिए, अन्यथा जो असमता से पीड़ित है वे लोग इस राजनीतिक लोकतंत्र की उस रचना का विध्वंस कर देंगे जिसका निर्माण इस सभा ने इतनी परिश्रम के साथ किया है। एक दूसरी वस्तु जिसका हमारे यहाँ अभाव है वह बंधुत्व के सिद्धांत का अभिस्वीकरण है। बंधुत्व से क्या अभिप्राय है? बंधुत्व से अभिप्राय समस्त भारतवासियों के भाईचारे की भावना से है। यदि भारतवासी सब एक है तो यह वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता तथा दृढ़ता प्रदान करता है। इसका प्राप्त करना कठिन है। यह कितना कठिन है इसका अनुमान जेम्स ब्रॉयस की उस कहानी से लगाया जा सकता है जिसका जिक्र उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अमेरिका कॉमनवेल्थ विषय पर अपनी एक कृति में किया है। वह कहानी यह है, मैं स्वयं ब्रॉयस के शब्दों में इसे कहना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका का प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल गिरजाघर अपने द्विवार्षिक सम्मेलन में अपनी पूजा की पद्धति के पुनरीक्षण में संलग्न था। यह वांछनीय समझा गया कि छोटे छोटे वाक्यों की प्रार्थनाओं में
एक प्रार्थना समस्त जनता के लिए भी पुनर्स्थापित की जाए। और एक प्रसिद्ध नए इंग्लैंड के पुजारी ने ये शब्द प्रस्तावित किए, हे ईश्वर हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे। दोपहर बाद दक्षिण स्वीकार करने के पश्चात इस वाक्य को दूसरे दिन पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया गया और उस समय जनसाधारण ने इस शब्द राष्ट्र पर राष्ट्रीय एकता के बहुत ही अधिक निश्चय और अभिस्वीकरण के रूप में अर्थ लगाते हुए इतनी आपत्तियां उठाई कि इस शब्द को छोड़ना पड़ा और ये शब्द रखने पड़े, हे ईश्वर इन संयुक्त राज्यों को आशीर्वाद दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में उस समय जब यह घटना हुई थी, इतना कम एक भाव्य था कि अमेरिका के लोग यह नहीं समझते थे कि उसका एक राष्ट्र है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग यह नहीं सोच सकते थे कि उनका एक राष्ट्र है, तो भारतवासियों के लिए यह सोचना कठिन है कि उनका एक राष्ट्र है। मुझे वह दिन याद है कि जबकि राजनीति में दखल रखने वाले भारतवासी भारत की जनता शब्द का आक्रोश प्रकट करते थे। वे भारतीय राष्ट्र शब्दों को अधिक चाहते थे। मेरी यह सम्मति है कि यह इस बात में विश्वास करके ही हमारे एक राष्ट्र है। मेरी यह सम्मति है कि इस बात में विश्वास करके कि हमारा एक राष्ट्र है, हम एक बड़े मायाजाल में अपने आप को डाल रहे हैं। हजारों जातियों में बटी हुई जनता किस प्रकार एक राष्ट्र हो सकती? जितना शीघ्र हम यह अनुभव कर ले कि अभी हम राष्ट्र शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में राष्ट्र नहीं हैं, उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा, क्योंकि यह अनुभव कर लेने पर ही हम एक राष्ट्र बनाने की आवश्यकता का अनुभव करेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग और साधनों के बारे में गंभीर विचार करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत कठिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जितना कठिन थी उससे कहीं अधिक कठिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति समस्या न थी। भारत में जातियाँ हैं। ये जातियाँ राष्ट्रीयता की विरोधिनी है। सर्वप्रथम इस कारण कि ये सामाजिक जीवन में पार्थक्य प्रस्तुत करती है। ये इस कारण भी राष्ट्रीयता की विरोधिनी है कि परस्पर जातियों में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न करती है। परंतु यदि हम वास्तव में एक राष्ट्र के रूप में होना चाहते हैं तो हमें इन सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना है। क्यों? बंधुत्व तभी सत्य हो सकता है जबकि एक राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना समता और स्वातंत्र्य की जड़ उतनी ही गहरी हो सकेगी जितनी रंग की सतह की जड़ होती है। जो कार्य हमारे सामने है उसके बारे में मेरे विचार हैं, कुछ लोगों को अच्छे न लगे। इस पर बात का विरोध नहीं किया जा सकता कि इस देश में राजनीतिक शक्ति एक दीर्घ काल से चंद लोगों के अधिकार में ही रही है और अधिकांश लोग केवल भारवाही पशु ही नहीं, बलि पशु तक रहे हैं। इस एकाधिकार ने उन्हें केवल अपनी दशा सुधारने के अवसर से ही वंचित नहीं रखा, इसने उनमें से उस तत्व तक को निचोड़ लिया जिसको जीवन का महत्व कहा जाता है। ये पद दलित वर्ग शासित होने से परेशान है। वे स्वयं अपने पर शासन करने के लिए बेचैन है। पद दलित वर्गों में इस स्वानुभूति की प्रेरणा को वर्ग संघर्ष का, वर्ग युद्ध का रूप ग्रहण नहीं करने देना चाहिए।
इससे सभा में विभाजन हो जाएगा। वह दिवस वास्तव में प्रलय दिवस होगा, क्योंकि जैसा अब्राहम लिंकन ने ठीक ही कहा है कि जिस सभा में ही स्वयं मतभेद हो वह अधिक काल तक नहीं टिक सकती। अतः उनकी आकांक्षाओं की जितना शीघ्र पूर्ति की जाएगी उतनी ही अधिक चंद व्यक्तियों की देश की उसकी स्वाधीनता को बनाए रखने में तथा उसकी लोकतंत्रात्मक रूपरेखा को बनाए रखने में भलाई है। यह तभी हो सकता है जबकि समता और बंधुत्व की स्थापना जीवन के सब अंगों में हो। इसी कारण मैंने इस पर इतना जोर दिया है। सभी को मैं और अधिक कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि स्वाधीनता हर्ष का विषय है, पर हम यह न भूल जाए कि स्वाधीनता ने हमारे ऊपर महान उत्तरदायित्व डाल दिए हैं। स्वाधीनता के कारण अब हमारे पास किसी त्रुटि के लिए अंग्रेजों पर दोष डालने का बहाना नहीं रहा। यदि तत्पश्चात कोई त्रुटि होती है तो सिवा अपने स्वयं के हम किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। त्रुटियां होने का बड़ा भारी भय है। काल बड़ी तीव्र गति से बदलता चला जा रहा है। जनता, जिसमें हमारे देश की जनता भी शामिल है, नई विचारधाराओं से प्रभावित हो रही है। जनता द्वारा शासन से वह परेशान होती चली जा रही है। वह जनता के लिए सरकार बनाने के लिए तैयार है और इस बात के प्रति उदासीन है, चाहे वह जनता को जनता द्वारा सरकार हो या न हो। यदि हम इस संविधान का रक्षण करना चाहते हैं जिसमें हमने जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार के सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया है, तो हम इस बात का संकल्प करें कि जो बुराइयां हमारे मार्ग में हैं और जिनके कारण जनता के लिए सरकार को जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद करती है, उन बुराइयों को समझने में विलंब न करें और उन बुराइयों को दूर करने के उपक्रम में दौर्बल्य ना दिखाएं। देश की सेवा करने का यही मार्ग है। इससे अच्छे मार्ग से मैं परिचित नहीं हूँ।